नमस्कार, घटना चक्र में आपका स्वागत है। रोज बरोज हम जुड़ते हैं आपके साथ इस समय और तमाम पैनलिस्ट से समझने की कोशिश करते हैं जो भी डेवलपमेंट, जो भी मुद्दे हमारे सामने आते हैं और उसका क्या कुछ असर आने वाले समय में पड़ेगा, उस पर बातचीत करते हैं। देखते हैं क्या कुछ खास है आज के एजेंडे में। दिल्ली में सभी पार्टियों ने सरकार बनाने से किया इनकार, विधानसभा भंग करने की मांग। एलजी का बयान, राष्ट्रपति को सौंपेंगे रिपोर्ट। बड़ा सवाल, क्या मोदी दिखा पाएंगे दम या बरकरार रहेगा केजरीवाल का असर। और पाकिस्तान में वाघा बॉर्डर पर हुए आत्मघाती हमले के बाद भारत के भी कान खड़े, सीमा पर बढ़ाई सुरक्षा, सिक्योरिटी एजेंसियां भी हुई अलर्ट। बड़ा सवाल, पड़ोसी देश में आतंकियों के जमते कदम भारत के लिए कितना बड़ा खतरा। चलिए, दो खास एजेंडे जो इस पे हमने अभी आपको रूबरू कराया, जिन दो खास मुद्दों पे हम बातचीत करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की। जी हाँ, दिल्ली में अब स्थिति लगभग एक तरीके से स्पष्ट हो गई है। जो तमाम अटकलें, बयानबाजी चल रही थी, दिल्ली में सरकार बनेगी या फिर चुनाव होंगे, एक तरीके से अभी फिलहाल इस पर विराम लगता हुआ दिखाई दे रहा है और एक तरीके से स्थिति ये साफ हुई है कि अब दिल्ली में चुनाव होंगे। अब क्या कुछ स्थिति होगी, इस पर बातचीत करने के लिए तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ अनीस दुर्रानी साहब हैं, नेता कांग्रेस पार्टी के। हमारे साथ भूपेंद्र धर्माड़ी जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पे। अजीत वर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ पुष्पेंद्र कुलशेष जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले दुर्रानी साहब, आपसे शुरुआत करते हैं। अब ये स्थिति लगभग स्पष्ट हो गई है कि अब दिल्ली में चुनाव की ओर जा रही है दिल्ली। कैसे देख रहे हैं आप इस स्थिति को, क्योंकि तमाम आज आपकी पार्टी के नेता इस स्थिति के लिए भी तमाम बयानबाजी दे रहे हैं, तमाम बातें कह रहे हैं और कांग्रेस की जिस तरीके से स्थिति बनी हुई है लोकसभा चुनाव के बाद, जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के भी, वहाँ आपको बड़ी हार मिल रही है। दिल्ली से क्या उम्मीदें हैं आपको? देखिए, दिल्ली में जो एक हमको चैलेंज मिला था उस टाइम में, और उसके नतीजे में यकीनन हमारे बहुत हार हुई और 8 सीटों पे हम सिमट गए। लेकिन उसके बावजूद हमारा एक स्टैंड यही रहा हमेशा। हमने जिस वक्त ये हॉर्स ट्रेडिंग चल रही थी और भारतीय जनता पार्टी तोड़ जोड़ करके सरकार बनाने के मूड में थी, हमारा उस वक्त भी स्टैंड ये था कि हमको दोबारा पब्लिक के सामने जाना चाहिए और उसी स्टैंड पर हम आज भी कायम है। और हम इसका स्वागत करते हैं कि इलेक्शन हो, जनता जिसको चाहे चुने, ये जनता का अधिकार है। हमें जनता को मौका देना चाहिए कि वो। तो सरकार भी तो आप ही ने बनाई थी, सरकार आपने ही समर्थन देकर के सरकार वो बात उस वक्त स्थिति ये थी कि हम ये नहीं चाहते कि फौरन ही एक इलेक्शन के बाद दोबारा जो है एडमिनिस्ट्रेशन दोबारा इलेक्शन के में जाए। इलेक्शन होने में बहुत खर्चा होता है, सरकार का भी, पार्टियों का ही नहीं, सरकार का ही बहुत बड़ा खर्चा होता है। तो 6-7 महीनों में ऐसा क्या बदल गया जो आपको लगता है कि नहीं अब चुनाव होना चाहिए? उस समय आपको जो उनको समर्थन दिया गया था वो किसी आधार पे दिया गया था, कुछ अंडरस्टैंडिंग पे दिया गया था, कुछ पॉलिसी पर इत्तेफाक करके दिया गया था। जब उस पर वो नहीं चले और भागने लगे तो खत्म हो गई सरकार। कोई हमें लालच तो था नहीं, हम उसका सरकार का हिस्सा तो थे नहीं। बीजेपी ने अच्छे दिन का नारा दिया और आपके बुरे दिन शुरू हो गए। ऐसी स्थिति में चुनाव लड़ने की स्थिति है? बीजेपी के नारों का हमें कोई ज्यादा ऐसा चिंता नहीं है। बीजेपी तो झूठ का पिटारा है ही, वो उसको आगे देखा जाएगा जब होगा। चलिए इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तमाम पैनलिस्ट हैं। धर्माड़ी साहब, क्या लगता है आपको, इस जो मौजूदा स्थिति बनी हुई है, जब चुनाव ही कराना था तो फिर इतना लंबा इंतजार किस बात के लिए? क्या बीजेपी स्थिति को टटोल रही थी, जान रही थी झारखंड कश्मीर के साथ क्यों नहीं चुनाव की स्थिति पहले ही बन गई? क्यों फिर ऐलान करना पड़ा कि पहले 3 उपचुनाव होने हैं उसको कराया जाएगा? फिर ये हुआ सरकार बनेगी नहीं बनेगी, तमाम बीजेपी के नेता अलग अलग तरीके के बयान देते नजर आए और अब एकदम से कहा गया कि नहीं, अब सरकार हम नहीं बनाएंगे, मैसेज हो सकता है गलत चला जाए। क्या स्थिति, आप जो इतने लंबे समय से जो ऊहापोह की स्थिति थी, बीजेपी को कितना जिम्मेदार मान रहे हैं इसके लिए? देखिए, मुझे लगता है कि अगर आप दिल्ली की पूरी, जब से विधानसभा के चुनाव हुए उसके बाद जिस प्रकार कांग्रेस ने अनकंडीशनल सपोर्ट दिया और केजरीवाल जी ने कोई मेरा ख्याल है 1.25 महीना भी नहीं कहूँ अगर कि सरकार बनाई और भाग खड़े हुए, उसके बाद से स्थिति वास्तव में विचित्र तो थी ही। मुझे लगता है कि कहने के लिए बयानबाजी जब हर नेता अपने अपने ढंग से देता है, लेकिन हमें उस मुद्दे पर तब जाना चाहिए जब किसी भी पार्टी का किसी भी मुद्दे पर ऑफिशियल स्टैंड सामने आ जाए। और ऑफिशियल स्टैंड आपके सामने आ गया। वो पहले भी आ गया था जब हर्षवर्धन उनके विधायक दल के नेता थे, उन्होंने कहा था कि इस प्रकार की सरकार हम नहीं बनाएंगे। उसके बाद उन्होंने निमंत्रण केजरीवाल को दिया और इन्होंने
कांग्रेस ने पूरा समर्थन दिया बाहर से। उसके बाद भी जिस प्रकार केजरीवाल का व्यवहार रहा, जिस प्रकार केजरीवाल भाग खड़े हुए, उन्होंने जिस प्रकार एक तरीके से पूरी विधानसभा को ही अपने ढंग से कैरी आउट करने की और लोकतंत्र का मजाक उड़ाने का प्रयास किया, मुझे लगता है कि वो उसके बाद इतने ज्यादा डेस्परेट हो गए कि उनको लग रहा था कि भाई जिस प्रकार का माहौल मैंने वातावरण बनाया है तो शायद अब ये मेरे पक्ष में आएगा। पर आप ये बताइए कि जो आज आप या हम आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के ऊपर, मई से पहले तो बीजेपी की सरकार नहीं थी। मैं तो ये समझता हूं जून से पहले तक अगर ये कहूं तो सरकार नहीं थी। आखिर कांग्रेस ने ये कदम क्यों नहीं उठाया? कांग्रेस भी तो उस समय सत्ता में थी। कांग्रेस वहां पे विधानसभा तुरंत भंग करके चुनाव में जा सकती थी। लेकिन जो स्थितियां जो अभी हमारे दुरानी साहब ने कहा कि ये आसान नहीं है, ये लोकतंत्र के अंदर राज्यपाल की एक भूमिका है। राज्यपाल को ये देखना पड़ेगा कि आखिर उस प्रदेश की जनता के ऊपर कितनी जल्दी हम चुनाव लाद सकते हैं। अगर चुनाव लादने की बात आए तो फिर तो अब महाराष्ट्र में भी चुनाव हो जाना चाहिए, वहां पे भी किसी पार्टी की मेजॉरिटी नहीं आई। इसलिए ये राज्यपाल का दायित्व बनता है कि वो हर चीज को एक्सप्लोर करे। एक एक्सप्लोर किया, वो फेल हो गया, उसके बाद कुछ टाइम तो चाहिए चीजें सेटल डाउन होने के लिए, शांत होने के लिए, जिससे दोबारा एक बार फिर प्रयास किया जा सके, तो जिसका उन्होंने प्रयास किया। और सुप्रीम कोर्ट का जहां तक सवाल है, देखिए मैं पहले भी आपके यहां पर कह चुका हूं कि सुप्रीम कोर्ट का या न्यायालय का जो एक रवैया है वो कई बार बहुत समझ के बाहर हो जाता है। कारण ये है कि किसी एक मामले में तो वो पूरे 5-5 साल लगा देते हैं, जैसे हरियाणा के मामले में 5-5 साल न्यायालय ने लगा दिए, पहले स्पीकर को डिसाइड करने दो। कहीं पर जब संवैधानिक रूप से आप राज्यपाल के पास अधिकार है कि वो 6 महीने के लिए कम से कम राष्ट्रपति शासन एक्सटेंड कर सकता है, 1 साल तक किसी प्रदेश में रह सकता है राष्ट्रपति शासन, तो उसमें इतनी तत्परता किस लिए? और अब जब उन्होंने पूरी एक्सप्लोर करने के बाद आज जिस प्रकार का फिर न्यायालय ने तो राज्यपाल की जो भूमिका है, उनके जो वो स्टेप्स उठा रहे थे, कदम उठा रहे थे, उनकी तारीफ की है, अप्रिशिएट किया। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि अगर हम उसको तरफ ना जाएं तो ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और हमें, मुझे लगता है कि आउट ऑफ कॉन्टेस्ट इसको नहीं लेना चाहिए। मैं जैसे बता रहा हूं बार बार, आम आदमी पार्टी जो है उसके जो नेता हैं वो यहाँ के सिस्टम में जिस प्रकार की हरकतें उनकी रही हैं, जिस प्रकार की उनकी भूमिका रही है लोकतंत्र में, हमारे सिस्टम में, एनार्की, उनके प्रति अविश्वास जनता में फैलाने का जो उनका प्रयास था वो जिस प्रकार फेल हुआ है, जिस प्रकार के उनके नेताओं की महत्वपूर्ण नेताओं की भूमिका रही है, दोगली भूमिका रही है, उससे वो परेशान होकर जल्दी से जल्दी चीजों को सेंटिमेंटली एनकैश करने के प्रयास में थे, जिसमें वो फेल हुए हैं। और जो अब निर्णय हुआ है, जो कुछ भी राज्यपाल ने लिया है, मुझे लगता है लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत ले रहा है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। तमाम बातें आपने आम आदमी पार्टी के बारे में कही, जरा उसका जवाब आम आदमी पार्टी से लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद दनवर पाशा जी हमारे साथ जुड़ेंगे आम आदमी पार्टी के, और जो बाकी जो पैनलिस्ट हैं अब तक उनसे भी बातचीत हो नहीं पाई है तो उनसे भी समझेंगे दिल्ली की स्थिति को। बने रहिए हमारे साथ, हम बस तुरंत लौट रहे हैं। घटना चक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे दिल्ली की स्थिति के ऊपर। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, खास मेहमान और जुड़ चुके हैं हमारे साथ। इस समय अनीस दुरानी साहब हैं, नेता कांग्रेस के। अनवर पाशा साहब हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। इसके अलावा धर्माणी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, भूपेंद्र धर्माणी जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, पुष्पेंद्र कुलशेष जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, अजीत वर्मा जी हैं वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले अजीत जी आपसे शुरू करते हैं, क्योंकि ब्रेक से पहले आपसे बातचीत हो नहीं पाई थी। अभी जो स्थिति आप देख रहे हैं, क्या कैसे देख रहे हैं इस स्थिति को, जज कैसे कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि पहले से ही बीजेपी मूड बना चुकी थी, चुनाव में जाना है? बहुत लोग कह रहे हैं कि जब 84 के पीड़ितों के लिए जब ऐलान किया गया उसी समय ही ये स्क्रिप्ट लिख दी गई थी कि बीजेपी अब सरकार बनाने नहीं जा रही है बल्कि चुनाव के लिए एक तरीके से पटकथा लिखी जा चुकी है। कैसे देख रहे हैं? देखिए, बीजेपी कभी भी इस स्थिति में नहीं थी कि सरकार बना सके, ये तो पहले दिन से तय था। जैसे ही रिजल्ट आए थे तभी से तय था।
एलजी साहब की जिद थी कि हम देखेंगे कि एक और हम ट्राई करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, इसीलिए उन्होंने सस्पेंडेड एनिमेशन में डाला था। अब स्थिति यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और उसके बाद जिस तरीके से फटकार लगी सुप्रीम कोर्ट से सरकार को, तो फिर ये एक्टिविटी शुरू हुई। स्थिति यह अब ये है कि तीनों जो मेन प्लेयर्स है, देखिए कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, तीनों ने टर्न डाउन कर दिया, तीनों सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। एलजी अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को भेज रहे हैं और अब तय बात है कि अब चुनाव कराए जाएंगे। तो अब ये जो चुनाव होंगे, इसमें अब ये देखना है कि लोग क्या क्या लोक लुभावने नारे लाते हैं, फिर से क्या इश्यूज को आगे किया जाता है। आपका जो सवाल था कि क्या बीजेपी सेंस कर रही थी कि ऐसा होगा, चुनाव होगा, तो बिल्कुल तय बात है। ये कोई भी पॉलिटिकल जो पार्टी है या जो प्रतिष्ठान है, वो पहले से ये मानकर चलता है कि ऐसी स्थिति में आज न कल चुनाव कराना ही होगा। तो ये तय बात था। अब इश्यूज क्या होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि अब इस पर भी हम बातचीत करेंगे जरा, लेकिन पहले एक बातचीत कर लेते हैं जरा पुष्पेंद्र जी से। पुष्पेंद्र जी, इस बार के चुनाव में मुद्दा रहने वाला क्या है? जैसा जो मुद्दा अभी उठाया अजीत जी ने, कैसे आप देख रहे हैं इस फैसले को, और इस बार के मुद्दे पिछली बार के मुद्दे से काफी अलग होंगे? क्या मुद्दे आपको दिखाई दे रहे हैं? देखिए, एक तो आप मुद्दों से पहले मैं एक छोटी सी बात ये कहूँगा कि मैं नहीं समझता कि दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर को लेकर के जितनी गालियां और लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद को जितना छोटा करने की कोशिश अरविंद केजरीवाल ने की है, तब माजी में कभी नहीं हुआ। हमेशा लोग हल्की फुल्की बात कहते थे, कभी कहा ये बीजेपी का एजेंट है, उससे पहले कहते थे ये कांग्रेस का एजेंट है। तो ये जो शब्दावली है, और मैं ये मानता हूं कि नजीब जंग साहब बहैसियत गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल बने हो बाद में, लेकिन उससे पहले वो बहुत बड़े एकेडमिशियन भी हैं, उनका अपना एक इज्जत भी है। जिस तरीके की बातें की मैं समझता हूँ उसने बड़ा इस पूरी राजनीति को, दिल्ली की बड़ी एलीट और एक ऐसी सिचुएशन में कि दिल्ली को माना जाता था कि बड़े साहब मैच्योर लोग होते हैं, वहां ये घटिया किस्म के आरोप लगाए गए। दूसरी बात मेरा मानना है कि आज के इस दिल्ली के क्राइसिस के लिए जो बात अभी थोड़ी देर बाद अनीस भाई कह रहे थे कि हमने समर्थन वापस लिया, मुझे लगता है कि शायद अनीस भाई को ध्यान नहीं कि उन्होंने समर्थन वापस ही नहीं लिया, वो तो उससे पहले ही छोड़ के चले गए थे। मेरा कहना है कि आज की इस पूरे क्राइसिस के लिए आप पार्टी जिम्मेदार है। एक बार उन्होंने इस्तीफा दिया, इस्तीफे के बाद फिर वो वहां गए कि साहब इसको भंग करके आप चुनाव कराइए, फिर कुछ दिन बाद उनको ख्याल आया कि नहीं कराइए, फिर भी हम पॉसिबिलिटी तलाश रहे हैं। तो ये जो डगमग था उसमें बीजेपी बाद में उसमें शामिल हुई। दूसरी बात जो मैं कह रहा हूं कि आज भी जिस तरीके से मनीष सिसोदिया ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलने के बाद बार बार ये कहा कि साहब बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, वो शायद भ्रष्टाचार को इस बार इसलिए जिंदा रखना चाहते हैं कि अगर भ्रष्टाचार पे वो फोकस नहीं करेंगे आप वाले, तो उनके पास कोई दूसरा ऐसा मुद्दा नहीं है जिसपे वो लोगों को गैल्वनाइज कर सकें। इसीलिए, और दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर वो इससे हटेंगे तो ये पूरे देश को सारे लोग कहेंगे, उसमें कांग्रेस भी होगी, उसमें बीजेपी भी होगी और दूसरी पार्टियां भी होंगी, कि आप पार्टी के पास जो क्राइसिस उन्होंने क्रिएट किया कि ये कितनी इमेच्योर पार्टी है कि इन्होंने संविधानों पे हमला किया, इन्होंने इंस्टीट्यूशन पे हमला किया, इन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर पे हमला किया, और इनको किसी ने बात नहीं किया था। भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी ने कहीं बात नहीं किया था कि हम समर्थन वापस ले रहे हैं। इनको तो जिस तरीके का उत्साह इनके अंदर जग गया था कि इस्तीफा देके शहीद हो, और पूरे देश में इन्होंने कैंडिडेट खड़े कर दिए, फिर सबकी जमानत जब्त हो गई, फिर बाद में ख्याल आया कि हरियाणा का चुनाव भी हम नहीं लड़ेंगे। तो ये कंफ्यूज जो सिचुएशन है, इसको मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है कि केजरीवाल एंड पार्टी जो है ये कोई बच्चों की पार्टी है। इनको सुबह कुछ लगता है, फिर शाम में कुछ लगता है, ये मीडिया क्रिएटेड है, ये फेसबुक के थ्रू चलाना चाहते हैं, उससे दिल्ली नहीं चलेगी। तो जो बड़ा सवाल होगा वो केजरीवाल की जो 49 दिन की कार्यशैली, जिसका वो बहुत बड़ा डंका पीटते हैं कि 49 दिन में उन्होंने दुनिया में ऐसा चीफ मिनिस्टर था जिसने कोई काम नहीं किया, उन्होंने किया है। वो बात सब लोगों को पता है, वो सबको पता चल गई कि आपने बिजली के बिल माफ किए थे, या बिजली की जो आपने पैसे कम किए थे वो कब तक के किए थे, उससे आगे का क्यों नहीं किया। वो तमाम सारी चीजें बाहर आएंगी और सारा हमला इस बार 49 दिन की इनकी कारकर्दगी के ऊपर होगा। चलिए पाशा साहब, तमाम आरोप आपके ऊपर लगे और कहीं ना कहीं कुछ आरोप में सत्यता भी है कि जो स्थिति में दिल्ली इस समय है, आपके मुख्यमंत्री जी जो अति महत्वाकांक्षी जो उनकी योजना थी उसके चलते दिल्ली को ये स्थिति देखने को मिल रही है। आपको क्या लगता है इस बार के मुद्दे आप क्या उठाएंगे, किसको लेकर के? क्योंकि अगर आपके पास नंबर नहीं आते हैं, लोकपाल का मुद्दा काफ़ी हद तक पीछे छूट चुका है, जिसको लेकर के अब ना तो जनता के पास उस तरीके का उस समय का आंदोलन था, उस दौरान तमाम बातें थीं, उस सरकार पे तमाम इल्ज़ाम थे। अभी तक जो नई सरकार आई है ऐसे कोई गंभीर आरोप सरकार के ऊपर नहीं लगे हैं। आप क्या मुद्दे लेकर के जाएंगे और क्या बताएंगे लोगों को कि 49 दिन की सरकार आप क्यों छोड़ के चले गए?
आपको लगता है इसका बहुत बड़ा खामियाजा, आप उत्साह में कह तो रहे थे कि चुनाव कराइए, इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है आपको? देखिए, जो जैसी तीव्र आलोचना जी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की ओर से अभी आपने सुना, जी आम आदमी पार्टी की जो आलोचना हो रही है जिस तीव्रता के साथ, वो साफ जाहिर करती है कि ये दोनों ही पार्टियां आम आदमी पार्टी को जिस तरह से देख रही हैं, आम आदमी पार्टी देश का भविष्य है। जी। आम आदमी पार्टी एक विकल्प है जो इस देश की जनता ढूंढ रही थी। आम आदमी पार्टी उस विकल्प को दे रही है और यही चिंता का विषय विकल्प है। ही तो नहीं दे पाए, भारतीय लोगों जनता में नाराजगी पार्टी इसी और बात की कि कांग्रेस विकल्प दोनों आप बन के नहीं लिए पाए। चिंता का विषय है और यही वजह है कि एक छोटी सी पार्टी जिसने अपनी पैदाइश के चंद ही महीनों में दिल्ली जैसे शहर में, जो देश की राजधानी है, वहां जनता का विश्वास जीता और एक सरकार बनाने की कोशिश की। ये अलग बात है कि उसे जनता की तरफ से ऐसा मैंडेट नहीं मिला था कि वो अपने तौर पर सरकार बना करके इस देश को एक मॉडल दे सकती थी, एक ऐसा नमूना दे सकती थी कि जो आदर्श बन सकता था, जो बुनियादी मकसद था आम आदमी पार्टी का। जाहिर है कि जिस तरह से आपने कहा कि अब लोकपाल पीछे छूट गया है, नहीं छूटा है। जब तक इस देश में भ्रष्टाचार है, लोकपाल का औचित्य बना रहेगा, उसकी जरूरत बनी रहेगी। भ्रष्टाचार मिट नहीं गया है। भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, ये दोनों भ्रष्टाचार को मिटाने में सक्षम नहीं है। जाहिर है कि इसलिए जनता अगर भ्रष्टाचार के हवाले से किसी पार्टी पर विश्वास करती है, उम्मीद की नजर से देखती है, उसको एक किरण नजर आती है, तो वो आम आदमी पार्टी है। तो लोकसभा में क्यों नहीं जिता करके भेज दिया जाहिर आपको? है हम उस तरह अगर की आपके सियासत अंदर में, इतनी हम किरण, उस तरह इतनी की ऊर्जा, सियासत में विश्वास नहीं इतना सूर्य रखते दिखाई कि दे जहां रहा था। जोड़ तोड़ कर सकें या बैक डोर से आकर पाशा के साहब, सियासत कर सके। सत्ता पर कब्जा करना हमारा ध्येय नहीं है, हमारा ध्येय व्यवस्था परिवर्तन है। इसीलिए हमने उस वक्त जाकर के इस्तीफा सौंप दिया था। एक सेकंड का क्षण का समय नहीं लगाया था और ये फैसला कर लिया था कि हमें ऐसी सत्ता नहीं चाहिए पाशा जो इस साहब, देश से भ्रष्टाचार को मिटा न पाशा सके। साहब, पाशा इसलिए- साहब, एक पाशा साहब, इसलिए जब सवाल इस्तीफा दिया, क्रॉस क्वेश्चन इस्तीफा सुनिए। दिया, उसी समय जाकर क्रॉस के उसी क्वेश्चन समय जाकर सर। के उसी समय जाकर के माननीय उपराज्यपाल जी को सवाल ये सुन लीजिए कहा सर, भी था क्रॉस क्वेश्चन का मौका कि दीजिए। इसको आप भंग कीजिए विधानसभा को और फ्रेश इलेक्शन कराइए, सर, ताकि पाशा साहब, सवाल- दिल्ली की जनता को एक इलेक्टेड सरकार मिल सके। जी, जी, सब समझ और गए, समझ एक गए। जो पाशा साहब, चोर एक दरवाजे से सवाल- हुकूमत चल रही है सवाल- इस दिल्ली में, सर, लेफ्टिनेंट गवर्नर समय साहब समाप्त के हो रहा है, जरिए सवाल सुन लीजिए सर। अभी मैं जो समझ गया, मैं समझ पुष्पेंद्र गया जी आपकी ने बात। कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को जिस तरह से याद किया गया, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हुआ, मैं समझता हूं कि कहीं ऐसा अपशब्द उनके लिए नहीं इस्तेमाल किया गया। सिर्फ ये जरूर कहा गया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हो या गवर्नर हो, निश्चित रूप से वो केंद्र सरकार के तर्जुमान होते हैं, उनके प्रतिनिधि होते हैं। इसलिए उनको वो तमाम आलोचना जो केंद्र सरकार के हवाले से है, उसकी जिम्मेदारी भी उठानी पड़ती है। इसलिए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कौन सा असंवैधानिक कार्य कर रहे थे पाशा साहब, जिसके लिए उनको आलोचना का सामना करना पड़े? आप ये बताइए कि उनको कौन सा ऐसा असंवैधानिक कार्यक्रम हो रहा था जिसकी वजह से आपको उनकी आलोचना करनी पड़ रही थी? ऐसा क्या फट गया था जिसकी वजह से आपने उनके ऊपर इतने आरोप लगाए? इन्होंने तो जिस कांग्रेस के कंधे पे बैठे उसी को छुरा भोंक दिया। माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कर रहे हैं, ये कोशिशें सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की वजह से हो रही है। पाशा साहब, सुप्रीम कोर्ट का कोई हुक्म नहीं हुआ अभी। अगर वो आप आदेश बिल्कुल ना होता, मिसगाइड मत करिए, अगर वो दर्शकों को आदेश मिसगाइड मत करिए। सुप्रीम पाशा जी कोर्ट फिर का झूठ बोल रहे हुआ है इस बारे हैं। में। आप झूठ बोलने का जो आपने ठेका लिया है उसको कृपया बंद करें, कम से कम आज के दिन बंद करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं नहीं आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के कदमों की प्रशंसा की है। सवाल तो सुन लीजिए सुप्रीम सर। कोर्ट ने राज्यपाल के कदमों साहब। की प्रशंसा की है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया। पाशा साहब, आप मिसगाइड मत करें। पाशा साहब, राज्यपाल जी देखिए उठा यहाँ रहे पर हैं, आप ये इस बात कदम के ये लिए जून में बिल्कुल उठा सकते थे। आप जून के आप फैसले सवाल उठा सकते थे, उन्होंने बिल्कुल नहीं नहीं। किया। क्या है, आप पार्टी भंग मालूम नहीं है क्या किया, चाहती है? अभी विधानसभा निकले को भंग नहीं किया। अभी पाशा- निकले हैं, इनकी समस्या ये कि राज्यपाल को ये भी बताना चाहिए बीजेपी ने क्या कहा, ये भी बताना चाहिए इलेक्शन क्यों नहीं उन्होंने कराया, बीजेपी क्यों नहीं। ये एक ऐसी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन इनको मत पूछिए कि ये भाग क्यों खड़े हुए। हर एक से सवाल पूछ रहे हैं। राजनीति में इनको ये मत पूछिए कि 49 डेज के बाद ये क्यों भाग खड़े हुए। टेलीविजन पे झूठ बोलते हैं, राजनीति में वो सब बाहर कुछ- पब्लिक में झूठ बोलता है और राजनीति ये में- बात नहीं कहेंगे कि क्या राजनीति आप में पार्टी ने mystery- क्या आप पार्टी ने राजनीति में जो राज्यपाल mystery के है, साथ
पास जाके ये नहीं कहा था कि चुनाव मत करेंगे। राजनीति में आपने चिट्ठी दी थी कि नहीं दी थी? मिस्ट्री से आप काम नहीं महान होता बनना है। चाहते हैं, चले, राजनीति साहब, में पारदर्शिता होनी पासा चाहिए, साहब, ट्रांसपेरेंसी होनी पासा चाहिए। साहब, पासा साहब, आपकी क्या बात हुई गवर्नर साहब से? ठीक है, ठीक है, बताना पासा चाहिए। पासा क्यों साहब, आप उस ट्रांसपेरेंसी पासा को साहब, नहीं बरत रहे हैं? पासा साहब, क्यों आप एक राज पासा बना साहब, के रखना चाहते हैं कि पासा क्या साहब, बात हुई आपकी पासा राज्यपाल जी साहब, के पासा साथ, साहब, उपराज्यपाल जी के सर साथ? सवाल तो सुन लीजिए सर, दोनों दो पार्टियों सवाल, ने- बहुत संक्षेप में दो सवाल है। के लोगों का एजेंडा है, दोनों टेलीविजन पार्टियों पे ने अपना भाषण देते पारदर्शिता रहो। दिखाते सुनो हुए अपनी बात पासा साहब, कांग्रेस पासा साहब, पार्टी आपको कट करना पड़ेगा सर, आपकी कांग्रेस आपकी पार्टी और आम आदमी नहीं, पार्टी मुझे ने लगता है आपकी आपकी आवाज डाउन हो जाएगी, ऑडियो डाउन हो जाएगा। सवाल सुन लीजिए पासा साहब, आपका भाई ये भारत और पार्टी है, ये फिर बांट जाएगी। पासा साहब, आपका ऑडियो डाउन कर दिया गया सर। कि अब क्या सवाल कुछ सुन लीजिए, खिचड़ी पक रही आपका है? ऑडियो नहीं जा रहा है भाजपा सर, और ऑडियो नहीं जा रहा भाजपा के आपका, दरमियान जारी रखेगी। भाजपा आपका ऑडियो नहीं जा रहा है सर, पासा साहब आपका ऑडियो नहीं जा रहा है इस समय, राजनीति में ऑडियो आपका नहीं जा रहा है। सवाल सुन होनी लीजिए सर, चाहिए। ऑडियो आपका नहीं जा रहा है, सवाल सुन लीजिए। बहुत संक्षेप में दो सवाल मेरे हैं और टू द पॉइंट जवाब दीजिएगा। एक, पहली बात तो ये कि जो बात आप कर रहे हैं कि तमाम विकल्प के तौर पे आप दिखाई दे रहे हैं, भ्रष्टाचार मुद्दा है। पहला सवाल ये कि लोकसभा में वो किरण कहाँ दिखाई दी। दूसरा ये, जब आप चुनाव को लेकर के इतने संजीदा हैं, आपने कहा मैंडेट हमारे पास नहीं था, फिर आपने विधानसभा भंग करने की बात क्यों की? फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि हम माफी मांगते हैं, हमसे गलती हो गई? अगर आपको ये बात तो पहले से पता थी, बिल्कुल, ये भी पूछिए कि इन्होंने राज्यपाल को जाके कहा, राज्यपाल को जाकर के आप ये कहते हैं कि अभी आप भंग मत कीजिए, अभी भंग मत कीजिए। ये जरा बहुत संक्षेप में जरा इन सवालों के बहुत संक्षेप में जवाब दे दीजिए। आपका ऑडियो ऑन है जी, बहुत संक्षेप में जाइए, टू द पॉइंट जवाब दीजिए सर। ऐसा है कि जब विधानसभा को भंग माफी क्यों करने की मांगी? सिफारिश की थी, तो आखिर क्या वो रुकावट थी जिसकी वजह से माननीय उपराज्यपाल जी ने विधानसभा को भंग माफी नहीं क्यों किया? मांगी आपने सर? सवाल मेरा ये था कि माफी इसलिए मांगी कि जनता ने जिस आशा के साथ हमें अपना समर्थन दिया था, वो समर्थन अधूरा समर्थन था। हम जनता के सामने ये गए, फिर सरकार क्यों बने? आपको नहीं नहीं पता बनाई था? थी सरकार। आपको नहीं पता था कि हमने सरकार गिर जाएगी? नहीं बनाई थी। बेचारी जो है समर्थन देकर भी कांग्रेस इतने ने हमें मासूम कोई हैं आप? समर्थन नहीं दिया था। कांग्रेस ने उपराज्यपाल जी को जाके अपना समर्थन नहीं, का लेटर आपको पहले नहीं पता था सबमिट जो किया। सरकार आप कैसे बनाने जा रहे हैं? आपके पास नंबर थे ही नहीं, तो आपको तो उसके सरकार बाद बनानी आम नहीं आदमी चाहिए थी पार्टी भाई। पर ये प्रेशर बनाया गया कि आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। अच्छा। आपको तो कांग्रेस आप समर्थन दे रही मीडिया के है। हिसाब से आप चलेंगे? सरकार क्यों नहीं बनाते? कल को आपके ऐसी ऊपर स्थिति कल में- को ऐसी आपकी स्थिति पार्टी में पर हमने ये भ्रष्टाचार कोशिश करने की का कि प्रेशर एक बनाया जाए, सरकार भ्रष्टाचार बनाकर करेंगे? देखी जाए, और अगर सरकार चल सकती है और हम अपनी पॉलिसियों को इम्प्लीमेंट करने में अगर सफल रहते हैं, अगर प्रेशर हमें में काम आजादी आप के नहीं साथ कर सकते हैं, तो अपनी फिर सरकार कैसे चला रहे हैं? पॉलिसी दिया जाएगा तो हम सरकार अरे चलाएंगे। 40 दिन सरकार चलाइए मेरे में भाई, 40 दिन सरकार के लिए अच्छा। सरकार 4 दिन सरकार चलाइए आपने। हमने सत्ता के लिए सरकार नहीं बनाई थी। सत्ता के भूखे आप लोग हो सकते हैं, कांग्रेस हो सकती है, भाजपा कांग्रेस हो में सकती तो है। कुछ शामिल ही नहीं है, कांग्रेस तो बाहर से आपको खड़ा कर देगी कि लोग खड़े रहो। सत्ता को हम सत्ता लोभी नहीं है, इसलिए हमने पाशा साहब, मिनटों में नहीं, पाशा साहब, एक बात पाशा साहब, हमने पाशा साहब एक बात बताएंगे आप? ऐसी मिसाल दिखा दीजिए। नहीं, मिसाल आप अगर इन आप दोनों मिसाल पार्टियों के बताइए, पास ऐसी मिसाल ऐसी हो, कौन सी तो मिसाल है निकाल के जो दिखाइए जहां आप। पर मुख्यमंत्री से जबरदस्ती घर खाली करवाना पड़ा हो, जो 1-1 लाख रुपया उसका किराया देता रहा हो, जो अपने एफिडेविट में यह झूठ बोलता हो कि मैं यहाँ का रहने वाला हूं, नोएडा के होते हुए यहाँ का वोटर लिस्ट नाम दाखिल है, वो केस अभी तक चल रहा है। आप ये बताइए कि आपके कौन से नेता ने कब कब कहा, इसका क्या जवाब है आपके? ये आपके बेनी जी, आपके बेनी जी और आपके वो शाजिया इल्मी जी, ये सब क्यों छोड़ के भाग लिया आपको? ये बताइए, अगर आप इतनी अच्छी पार्टी थे, ये आपके बड़े कर्मठ कार्यकर्ता थे, कहां भाग गए? मकान टूटा तो ऐसा बिल्डिंग है ढह गई। कि किसी ने छोड़ने की बात तब हुई कि जब उनको अपना कोई उस तरह से उनके लगा कि शायद कुछ दिक्कतें हो रही हैं इस पार्टी के अंदर। वो हमें शायद दिक्कतें क्या हो सकती है? बताइए ना, हमें शाजिया जो- इल्मी को क्यों हमने छोड़ के जो जाना महत्व- पड़ा? कुमार विश्वास किस जगह चला गया भाई? आज भी बताए ना आप। आज भी शाजिया नेता इल्मी- पाटेकर का क्या हुआ? आज दमानिया भी का क्या हुआ? पुष्पेंद्र जी, कहां गए इस चीज़ में आज भी भाई? शाजिया इल्मी जी हो या कुमार विश्वास हो, आप जाके उनसे बात करें। हम क्यों बात आज करें? भी आप तो नहीं आज टेलीविजन भी पर नजर आ आम रहे हो। आदमी पार्टी की आलोचना वो नहीं करते। और आज एक भी और उन नई सिद्धांतों बात की है, बातों बीजेपी करते से हैं। भी लोग निकलने के बाद आज बीजेपी भी की उन आलोचना सिद्धांतों नहीं की करते। बातों वो करते आप भी महान नहीं हैं। है। उनके कुछ छोटे से मतभेद हाँ, थे। बिल्कुल, अजीत जी कुछ आज बोलना भी चाह रहे हैं, वो अजीत जी। उसी पार्टी का हिस्सा है, उसी आंदोलन का हिस्सा है, अजीत जी कुछ बोल रहे हैं, अजीत जी। विचारधारा का हिस्सा है। विपुल, मैं क्या हाँ, ऐड हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, करना बिल्कुल। चाहूंगा। उसके बाद देखिए, ब्रेक लेते हैं। जो जी। आम आदमी पार्टी जो बनी, ये एक आंदोलन की उपज थी, ये बात तो तय है। जी।
आंदोलन क्या था? पूरे देश में एक भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन था, जन लोकपाल लागू करो, ये मूड था। और पूरे राष्ट्र में जगह जगह से, आपको याद होगा, मुंबई में, बेंगलोर में, सभी महानगरों के छात्र, बड़े बड़े जो दिग्गज, जो अजीत जी, यहाँ पे मैं नेता है, एक मिनट, मैं आपकी बात जोड़ रहा हूँ, आपको एक याद करा रहा हूँ कि जन लोकपाल की बात जो आप कर रहे हैं, वो जन लोकपाल केंद्र ने बनाना था, किसी प्रदेश सरकार ने नहीं बनाना था। मैंने कहा कि ये मूवमेंट शुरू हुआ था, मेरी बात आप सुन ले पहले, ये मूवमेंट शुरू हुआ था तो लोगों की आकांक्षाएं थी, लोग बहुत बड़े स्तर पे जुड़े थे, उसी पॉपुलैरिटी वेव पे चल के आम आदमी पार्टी की सरकार आई। उसके बाद जो यहाँ सेंटिमेंट जो हुआ कि भाई जो जन समस्याएं हैं, बिजली, पानी और सड़क की समस्याएं हैं, जो लोकल गवर्नेंस की समस्याएं, उसको कम से कम हल करने की कोशिश आम आदमी पार्टी ने शुरू जरूर की थी, ये हम बिल्कुल नकार नहीं सकते। दिक्कत ये थी कि वो पार्टी कांग्रेस के सपोर्ट पे चल रही थी। कांग्रेस या बीजेपी के सपोर्ट पे चलने वाली चाहे राष्ट्रीय पार्टी हो, कोई भी सरकार और पहली भी पूर्ववर्ती सरकारें हों, वो सब धराशायी हो जाती है। ये बात आम आदमी पार्टी जानती जो बात आप कह रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी, ये सरकार जानती थी। लिहाजा उसने सोचा कि वक्त है, और उसको ये सेंटिमेंट, उसको लगा कि भाई अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं है उसके पास, और अब लोकसभा चुनाव होने हैं, तो शहीदी होने का भी उसने नाटक किया। ये सब हुआ, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि आम आदमी पार्टी लोकप्रिय एक जो इश्यूज है उसको उठाने की कोशिश कर रही थी। चलिए ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज और, इस तरीके से बात कही है, प्रफुल्ल महंता की सरकार भी क्या कहते हैं, स्टूडेंट्स थे, उनकी पहली बार आई थी, तो वो भी सेंटीमेंट था। जिन्होंने आंदोलन खड़ा किया, जिन्होंने आंदोलन खड़ा किया, जिनके कंधे पर बैठकर केजरीवाल ने सेंटीमेंट जो है वो पूरे के पूरे एनकैश करने की कोशिश की, वही उनको छोड़ के चले गए। नहीं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार, आप ये बताइए, कहीं तो खोट है। अन्ना जैसा आदमी इनको छोड़ दे, अन्ना हजारे जैसा आदमी छोड़ दे, कहीं तो एक छोटे से ब्रेक के लिए एक बड़ा मुद्दा पाकिस्तान का भी है जो बाघा बॉर्डर पे हुआ है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। हालांकि अब देखना यह है कि दिल्ली के जब चुनाव होंगे, मुद्दे क्या होंगे, किस तरीके से स्थितियां बदलती है, आगे भी इस पर हम बहस करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। घटना चक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज का दूसरा मुद्दा, जी हाँ, काफ़ी अहम, पाकिस्तान बाघा बॉर्डर पर, पाकिस्तान के हिस्से में, पाकिस्तान बाघा बॉर्डर काफ़ी नज़दीक धमाका हुआ, आत्मघाती धमाका हुआ। करीब अब तक जो जानकारी मिल रही है 60 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है, इसमें 200 से ज़्यादा लोग घायल हैं, मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। सवाल भारत के लिहाज से ये है कि सीमा के इतने नज़दीक इतना बड़ा धमाका होता है, भारत की सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं क्या? कहीं ना कहीं एक अलर्ट है, एक चेतावनी है कि कल को इस तरह की घटनाएं क्या भारत में भी हो सकती हैं? भारत को किस तरीके से आगे कदम उठाने चाहिए, क्या स्ट्रेटजी भारत की होनी चाहिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ अभी आरसी वाजपेयी साहब जुड़े हैं, रक्षा विशेषज्ञ। इसके अलावा अनीस दुरानी साहब कांग्रेस पार्टी के नेता हमारे साथ बने हुए हैं। प्रोफेसर अनवर पाशा साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, आम आदमी पार्टी के नेता। भूपेंद्र धर्माणी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल मेरा वाजपेयी साहब आपसे होगा, आप किस तरीके से इस हमले को देख रहे हैं? क्योंकि इतना नज़दीक ये हमला, एक चेतावनी तब हुई थी जब हम बहुत नज़दीक एबटाबाद में जिस तरीके से अमेरिका ने एक ड्रोन हमले के जरिए कहा गया कि ओसामा बिन लादेन को मारा गया, तब भी एक चिंता का विषय था कितने नज़दीक भारतीय सीमा के अंदर आकर के हमले हो रहे हैं। और अब बाघा बॉर्डर के नज़दीक ये हमला, जिसमें आत्मघाती हमला हुआ है, 60 लोगों की से ऊपर की मौत हुई है, भारत के लिए कितनी चिंता का विषय है? ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है कई कारणों से। एक कारण तो ये कि कितने सिक्योरिटी कार्डन तोड़ करके आतंकवादी वहां पर आकर के विस्फोट करते हैं और इतने लोगों की जान जाती है। तो सिक्योरिटी कार्डन ब्रेक करके आ जाना उनके लिए कोई अब बड़ा आसान हो गया है, और हिंदुस्तान में भी आकर के कभी भी वो इस तरह के माहौल पैदा कर सकते हैं, करते रहे हैं दूसरे रूप में भी। सबसे बड़ी चिंता ये है कि ये पाकिस्तान की जो
स्थिरता है वो खत्म हो रही है। पाकिस्तान एक अस्थिर देश बनता जा रहा है और वो हमारे लिए ठीक नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि स्थिर पाकिस्तान हो, क्योंकि जिस प्रकार से वहाँ पर ये तालिबान और जो अलकायदा संगठन जो आ रहे हैं, उनका एक तो मुद्दा ये है कि जो न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, उन पर कब्जा करें। और जिस प्रकार से इनके और संगठन इराक में आप जो देख रहे हैं, जिस क्रूरतापूर्ण ढंग से उन्होंने लोगों के सर कलम किए हैं और व्यवहार कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी चिंता का विषय है। उनके अंदर कोई दया भाव नहीं है और किसी भी तरह का वो कदम उठा सकते हैं। तो अपने लिए पाकिस्तान का स्थिर होना बहुत जरूरी है, दोनों देशों की प्रगति। वो बात दूसरी है कि यहाँ पर जो ये गड़बड़ करते रहते हैं अपने बॉर्डर पर, उसको रोकना भी आवश्यक है। पर जिस ढंग से वहां पर ये हमला हुआ है, ये एक जरूर बड़ी भारी चिंता का विषय है। एक चीज आपसे समझना चाहेंगे, एक तरफ दो चीजें हैं, जिस तरीके का आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की कि एक अस्थिर देश बनता आ रहा है। एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि लगातार वहां पर जो हमले हो रहे हैं, वहां भी धमाके हो रहे हैं। दूसरा, ये ड्रोन हमले लगातार, अमेरिका काफी इजी एक्सेस हो गया अमेरिका के लिए, लगातार ड्रोन हमले वहां पर हो रहे हैं। दूसरा, चाइना का भी इंटरफेरेंस बढ़ रहा है। भारत की अपनी समस्याएं हैं। आपको लगता है कि जो तमाम बड़े मुल्क हैं, इतने नज़दीक आकर के हिंदुस्तान बॉर्डर के, अगर वो इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये भी एक बड़ा चैलेंज है क्या? बिल्कुल बिल्कुल चैलेंज है। चीन और पाकिस्तान आप देखेंगे काफी समय से, कई दशक से ये एक साथ रहे हैं। चीन ने ही वहाँ पर इनकी जो एटॉमिक एनर्जी है, न्यूक्लियर पावर है, उसको उन्होंने स्थापित किया वहाँ पर। यही नहीं, इनके जो डिफेंस इक्विपमेंट है, चाहे जहाज हो, चाहे म्यूनिशन हो, उनकी फैक्ट्री लगवाई हैं और अभी भी उनको प्रत्यक्ष रूप से मदद कर रहा है, परोक्ष रूप से तो कर ही रहा है, मॉरली उनको प्रमोट कर रहा है, उनको सहायता दे रहा है, पर साथ ही उनके पास जितना मटेरियल है वो दे रहा है। अब देखिए कि क्या हुआ ग्वाडार में, पाकिस्तान और चीन दोनों एक साथ आकर के वहां पर उन्होंने पोर्ट डेवलप किया है। आज आप श्रीलंका में देख रहे हैं कि श्रीलंका ने उसके साथ क्या किया। तो चीन की नीयत जो है बिल्कुल साफ नजर आ रही है, जिस ढंग से उसने घेरा। कई बार बीच बीच में लोगों ने कहा कि नहीं, वो स्ट्रिंग ऑफ पर्स कुछ नहीं है और उनके खाली व्यापार के लिए कर रहे हो, मगर वहां पनडुब्बी का लगाना श्रीलंका में और आगे ग्वाडर में लगाएंगे आके कराची के पास हो, तो ये निश्चित रूप से, और इसके अलावा जिस ढंग से हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, वो एक चिंता का विषय है। अभी देखिए अरुणाचल प्रदेश में क्या हो रहा है, बिल्कुल लद्दाख में क्या हुआ, और बराबर वो हमारी जो बॉर्डर है, हमारी टेरिटरी है, उसके अंदर दे आर कंटिन्यूअसली निबलिंग इनटू आवर टेरिटरी। मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। आप फॉरम फॉर नेशनल इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी से भी आप जुड़े हुए हैं, आप वाइस प्रेसिडेंट हैं मुझे लगता है नेशनल उसके। ये जो एक आपकी बीएसएफ की इंटेलिजेंस विंग ने एक जो इनपुट दिया था कि पाकिस्तान की तरफ से एक सुसाइड कार बम का भी अटैक हो सकता है, आप इसको मतलब किस नजरिए से देखते हैं? कि पर्टिकुलरली उस समय गेट खुले होते हैं, अगर कार बॉन्ड ऐसे कोई बम का उनका डिफेंस की सिक्योरिटी के साथ ही कोई आता है, तो हाउ दैट कैन बी डिफ्यूज्ड, मतलब उसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, बीएसएफ हुआ, आईबी हुई, रा हुए, इनके पास इंटेलिजेंस इनपुट्स आते रहते हैं। रा का तो था ही ये इनपुट कि भी कुछ ना कुछ होने वाला है, लेकिन जो बीएसएफ का इंटेलिजेंस विंग है, उनको ये जो एप्रीहेंशन थी, जो एक्टिविटीज चल रही थी, तो जिस प्रकार की वहां पे अब हुआ है, क्योंकि 22 किलोमीटर लाहौर से और बिल्कुल बॉर्डर पर ही हुआ है, अगर ऐसे ही कार बॉम्ब होता तो गेट तो खुले होते हैं बिल्कुल, और उस समय दोनों तरफ कितना नुकसान हो सकता था। तो आपको लगता है कि कुछ और डिफरेंट मेजर्स लेने चाहिए? अगर गेट बंद भी रहेंगे तब भी नुकसान होगा। नहीं, तब तो एक तरफ होगा ना जी। अब अगर खुले हैं और कोई बहुत तेजी से कार, मेरा मतलब कहने का आप कैसे देखते हैं? चलो जैसे भी होगा, नहीं संभव है ये, क्योंकि गेट एक जगह पर लगा है। बाकी क्या प्रिवेंटिव मेजर लेने चाहिए? क्या हिंदुस्तान को, इंडिया को क्या प्रिवेंटिव मेजर? हमें अपनी जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं और बढ़ाने पड़ेंगे बॉर्डर पर, बोथ फिजिकल सिक्योरिटी एज वेल एज द मटेरियल सिक्योरिटी। हमें और जो अपने आधुनिक तम चीजें हैं, हथियार हैं, उनका प्रयोग करना पड़ेगा। हमारे पास डिवाइसेस जो और हैं उनका करना पड़ेगा, चाहे वो ड्रोन्स के रूप में हो या किसी और रूप में हो, और सर्विलेंस बढ़नी पड़ेगी हमें बॉर्डर पे। आपने जो चाइना का रेफरेंस दिया, उस चाइना के जिस प्रकार घेरने की कोशिश कर रहा है, चाहे कराची का मामला हो, श्रीलंका का मामला हो, उसको कैसे इंडिया काउंटर करे? देखिए, एक बात तो अभी निश्चित लग रही है कि चाइना एक फुल फ्लेज्ड वार नहीं करेगा, लिमिटेड वार करेगा, और उसका बिल्कुल जो इंटेंशन है बड़े क्लियर हैं कि वो लद्दाख में और अरुणाचल प्रदेश में
उसके लिए जो ज़रूरी ज़मीन है उस पर वो कब्जा करना चाहता है। अरुणाचल प्रदेश को पूरा चाहता है कि हमारे चीन में आ जाए, तिब्बत का एक हिस्सा है, वो शुरू से क्लेम करता रहा है। लद्दाख में जिस ढंग से वो कर रहा है वो सब किसी से छिपा नहीं है। एयरपोर्ट बना देना, रेल हेड बना देना, वहाँ पर सड़कें डेवलप कर लेना, और हम जो कोशिश करते हैं उन पर मतलब हस्तक्षेप करना, मना करना उसके ऊपर, ये उसकी नीयत बिल्कुल साफ है। बाकी जहाँ तक सवाल रहा एक बड़े भारी लड़ाई का, युद्ध का, वो तो उसकी संभावना नहीं है, पर ये बड़ी भारी हमारे लिए एक सरदर्द है कि बराबर हमारे अंदर आके घुसपैठ करके हमारे मनोबल को कमजोर करना और हमारी जो भूमि है उस पर कब्जा करना, यह खराब बात है। इससे हमें सतर्क रहना। पुष्पेंद्र जी, आप पाकिस्तान की मीडिया में रह चुके हैं, वहाँ पे चीज़ों को समझते देखते हैं और अभी भी हैं, और जो स्थिति इस समय देखने को मिली है, जिस तरीके से ये घटना हुई, लगातार एक तो पहले उस तरफ से सीज फायर वायोलेशन होता है जिसको लेकर के भारत की तरफ से रिटेलिएशन भी हुआ, वहाँ पर अपने बहुत सारे मुद्दे हैं, बलूचिस्तान का मुद्दा है, अब ये जो हमला हुआ है ये काफ़ी हद तक तमाम चिंताएं भी दे रहा है। आखिर में पाकिस्तान के अंदर इस तरीके के हमले के क्या कुछ संदेश आप मान रहे हैं? 2-3 ऑर्गेनाइजेशन ऐसी रहीं जो कि आगे बढ़ करके इसको क्लेम कर रही थी कि नहीं, ये हमला उनकी तरफ से हुआ है। क्या कारण मान रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो एक विद्रोह की और ये जो स्थिति बनी हुई है? पहली बात तो ये कि आप कुछ कहना चाहते हैं? मुझे लगता है कि आप इस बात को देखें कि ये हमला क्यों महत्वपूर्ण है। अब तक पाकिस्तान में जितने भी खुदकुश हमले हुए हैं या सुसाइड बॉम्ब हुए हैं वो पंजाब में कम हुए हैं, लाहौर में बहुत कम हुए हैं। ज़्यादातर चाहे वो पेशावर हो, खैबर पख्तूनख्वा का इलाका हो या कराची हो या दूसरी जगह हो। अब ये पूरा का पूरा मामला उठ के लाहौर के पास आ गया है। अगर आप लोगों को थोड़ा सा उसका अंदाजा हो कि जो बाघा और अटारी बॉर्डर है, उस अटारी बॉर्डर पे भारत की तरफ से भी मुझे अंदाजा है और उधर से भी मैं आता हूँ, कोई 5 बड़े बैरियर लगे हुए हैं, जिसके बाद आप वहां तक पहुंच पाते हैं जहां ये मीटिंग रिट्रीट होती है शाम को, और उसके आसपास कोई आप ऐसे मान लें कि उस पर्टिकुलर जगह से अगर हम नापें तो मुश्किल से 500 या 700 मीटर की दूरी के ऊपर ये पार्किंग है जहां ये सारे लोग, वहां पाकिस्तान के लोग जो आते हैं वो अपनी कार वहां खड़ी करते हैं, और भारत में भी इसी तरीके से है। मेरा कहना यह है कि इसमें 2-3 चीजें हैं कि अब से 15 दिन पहले भारत और पाकिस्तान ने, यानी वहां की सिविलियन हुकूमत ने और भारत की सिविलियन हुकूमत ने, ये जो बाघा बॉर्डर के ऊपर जो अब तक का नियम था उसके तहत ये था कि भारत और पाकिस्तान के आम आदमी के अलावा सिर्फ भारत की तरफ से अप्रूव्ड गवर्नमेंट डेलीगेशन, पाकिस्तान की तरफ से अप्रूव्ड डेलीगेशन सरकार की तरफ से, और दोनों मुल्कों के सिफारत खानों के जो डिप्लोमेट हैं सिर्फ वही इसको क्रॉस कर सकते थे। उसके अलावा श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान के लोग डायरेक्ट ऑन फुट जा सकते थे। लेकिन 15 दिन पहले भारत और पाकिस्तान ने इस बॉर्डर के इस एग्जिट को आम आदमी के लिए खोल दिया है। अब आप भी जा सकते हैं, मैं भी पिछले 10 साल से जा रहा हूं, मुझे हर बार भारत सरकार से एक स्पेशल परमिशन लेनी होती है, बाकायदा इन्फॉर्म करना होता है इनको कि सो एंड सो इज कमिंग, उसमें वो मेरा दर्जा बना के भेजते हैं और उसके बाद में क्रॉस करता हूं। ये परमिशन अभी 15 दिन पहले खत्म हुई है। दूसरी बात, जहां से बॉर्डर है और लाहौर के बीच में 18 किलोमीटर की दूरी है, बॉर्डर से कोई 7 किलोमीटर की दूरी पर जमातुद दावा का हेडक्वार्टर है मुरीद के। ये भी ध्यान रखें कि वो जो जिस फैक्ट्री की हम लोग बराबर बात करते रहते हैं, जो तमाम सारे लोग उसमें शामिल हैं, और ये ऐसे वक्त में हुआ है जब जम्मू कश्मीर में इस वक्त सीज फायर नहीं हुआ है। पिछले काफी दिन से सीज फायर बंद है मोरलेस। और आप ये भी देखें कि जो घुसपैठ की कोशिश हो रही है उसमें भी भारत ने बहुत जबरदस्त, मैं समझता हूं पिछले 5 साल का स्टडी करें तो सबसे कम घुसपैठ हो पाई है इस बार। और जो लोग अंदर भी आ गए हैं या तो उनको मार दिया गया है, वो पकड़ लिए गए हैं। अब इस बात को, इसको उस सिनारियो में देखें कि ये जो लोग भी क्लेम कर रहे हैं, बहुत सारी तंजीमें होती हैं वो नाम के लिए, पब्लिसिटी के लिए भी करती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये बगैर आर्मी और आईएसआई की मदद के हो ही नहीं सकता था। ये ऐसी जगह है कि मैं, आप समझ लीजिए कि कोई 6-7 किलोमीटर पहले जब गाड़ी एंटर करती है, मेरे ऑफिस की गाड़ी जब मुझे छोड़ने आती है, तमाम उसके बावजूद कि उस पर प्रेस लिखा होता है, वहां फौजी होते हैं और वो उसको पूरा चेक करते हैं, फिर उसके बाद अंदर आते हैं, फिर तीसरी जगह कोई 5 बैरियर है कुल मिला के, और सब पे फौजी है, कोई पुलिस वाला नहीं होता उसमें। वहां तक इतना बड़ा बम आ जाना, 25 किलो के आसपास का एक्सप्लोसिव बता रहे हैं, वो वहां पहुंच गया और पार्किंग में उस वक्त हुआ है जब ये रिट्रीट खत्म हुई और उस वक्त हुजूम निकलता है।
और उसमें बच्चे बहुत होते हैं, उसमें औरतें बहुत होती हैं, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा एक्साइटेड सा इवेंट होता है, दोनों तरफ से लोगों को बड़ा मजा आता है देखने में, तो उसमें बहुत सारे लोग बहुत कम होते हैं। और दूसरी बात आपको ये बताऊं कि जो बात आप बीएसएफ की कह रहे हैं कि ये इनपुट था, आप देखें कि इस धमाके के बाद पाकिस्तान सरकार ने भारत से ये रिक्वेस्ट की कि हम 3 दिन तक इसको रोक दें और चीजों को थोड़ा सेटल कर दें। लेकिन आज बीटिंग रिट्रीट हुई है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ दुगने लोग थे। आज भारत की तरफ के सारे स्टैंड खाली पड़े हुए थे, तो दहशत जहां पहुंचानी थी वो पहुंच गई है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। और इस जगह हुआ है जहां सबसे पीसफुल जगह माना जाता था, यहां सीज फायर वायलेशन नहीं हो सकता, क्योंकि ये ओपन बॉर्डर है, मैदानी बॉर्डर है, यहां कुछ छुप के नहीं हो सकता। इस हमले ने दोनों मुल्कों के बीच में, फिर से समझाइए मुझे कि पाकिस्तान में हमला होता है, 60 लोग से ज्यादा लोग मारे जाते हैं, और मैसेज जो है वो हिंदुस्तान में पहुंच रहा है, और वहां डबल लोग क्षमता में लोग पहुंच रहे हैं। इसके मायने क्या निकालें, इसका क्या कहना क्या चाह रहे हैं आप? देखिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो बात बीएसएफ के इनपुट की है, जो वहां डीआईजी कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता था, मेरा मानना यह है कि हो सकता है वो वहां तक यहां आने में कामयाब ना हो पाए हों, इसलिए वो एक्सप्लोजन वहां हुआ। एंड ऑफ द डे आप इस पूरे एक्सप्लोजन के पीछे देखिए कि हमने ये टेरर उठा करके लाहौर में क्यों लाए हैं। लाहौर में इसके आने का मतलब यह है कि यही एक ऐसी एक्सप थी जहां से आदान प्रदान हो रहा था। और जो मैंने भी आपसे पहले कहा कि जो सबसे चीपेस्ट मोड है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, ये बस से भी सस्ता पड़ता है, जो बस का किराया है उससे भी सस्ता पड़ता है, और वो आम आदमी के लिए नहीं खुला था, वो 15 दिन पहले खुला था। उस पे दोनों मुल्कों की फौज को पाकिस्तान को लेकर काफी एतराज थे कि ये नहीं खोलना चाहिए, और इसमें बहुत सारा इन्फ्लो होगा ऐसे लोगों का जो बहुत आसानी से आ सकते हैं, सस्ते में आ सकते हैं, बहुत महंगे, उसमें जरूरत नहीं है किसी चीज को लाने की। तो मुझे लगता है एक कारण वो है, और दूसरा क्योंकि आर्मी और आईएसआई इस एग्जिट को खोलने के हक में नहीं थी, ये उसका कारण है। भले ही कई तंजीमें इसको जिम्मेदारी लें, लेकिन मेरा मानना है कि इसमें पाकिस्तान की एजेंसीज की शामिलियत है। वो किस तरह करना चाहते थे, कहां करना चाहते थे, लेकिन इस जगह करने के बाद उनका मैसेज इस पोस्ट में जो आलू पालक और मेथी और प्याज और अदरक जो जा रहे थे, वो ट्रेड भी बंद हो गया है फौरी तौर पे। जी, आईएसआई का पूरा सपोर्ट, चाहे अलकायदा हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, इस तरह की पूरा सहयोग है। सबसे बड़ा खतरा वहाँ की डेमोक्रेसी का है। आज जिस ढंग से घटना घटित हुई है, कल को आईएसआई और आर्मी क्लेम कर सकती है कि भाई ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ये सफल नहीं रही है इस तरह की घटनाओं को कंट्रोल करने के लिए। तो एक फॉल आउट उसका ये होगा। चलिए, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? मैं ये कह रहा था, जो बात अभी पुष्पेंद्र जी समझा रहे थे, वो बात मुझको भी ज़्यादा करीब लगती है सच्चाई की, कि बेसिकली इसके अंदर आर्मी और आईएसआई दोनों ही इन्वॉल्व है, और उनका इसमें इंटरेस्ट यही है क्योंकि वो उस रूट को खोलना नहीं चाहते थे, और इसीलिए इंटेंशनली इन्होंने ये करा है। और दूसरी अहम बात, ज़्यादा तशवीशनाक बात यह है कि ये जो टेररिज्म अब बॉर्डर पर आ गया हमारे लाहौर के, जो अभी तक बलोचिस्तान और उधर कोटा और पेशावर साइड पे होता था, ये जो लाहौर आ गया, ये हमारे लिए बहुत खतरे की बात है। बादशाह साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरी घटना को, और खासतौर से भारत की तरफ से अब क्या कदम उठाने चाहिए, क्योंकि अब मामला सरहद के बहुत नज़दीक है। किस तरीके से इस पूरे मामले को देखते हैं आप? मैं समझता हूं कि अब से पहले जितनी घटनाएं हो रही थी, ये घटना जो है कल की, ये भारत के लिए ज्यादा चिंताजनक है। गर्चे पाकिस्तान तो आदी है ऐसी घटनाओं का, पाकिस्तान में इस तरह के बम ब्लास्ट होते रहे हैं, और वहाँ जिस तरह की हुकूमत है इस वक्त, फौज का जिस तरह का रवैया है और हुकूमत का बिल्कुल एक तरह से इनविजिबल हो जाना, इतना बड़ा इंसिडेंट का हो जाना, और हुकूमत कहीं नजर नहीं आ रही है, लगता ही नहीं कि पाकिस्तान में कोई हुकूमत है, कोई सरकार है, जबकि कहने को वहाँ एक जमहूरी तरीके से इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जबकि उसका कोई नामो निशान नहीं है। पूरा कंट्रोल ऐसा लगता है कि फौज का है, आईएसआई का है, या फिर और दूसरी एजेंसियों का है। तो मैं समझता हूं कि ये जो घटना कल की है, वो इसकी जो डेंसिटी है जिस इस घटना की, वो हमारे लिए ज्यादा चिंताजनक है। मैं पुष्पेंद्र जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि जो गैलरी में जगह खाली थी हमारी तरफ से, और उनकी तरफ से जितनी तादाद में लोग आए, और ये यकीनन हमारे लिए एक चिंता का विषय है कि वो जो पैगाम देना चाहते थे हमें, जिस तरह से वो हमें टेरराइज करना चाहते थे उस दहशत गर्दाना अमल के जरिए, उस ब्लास्ट के जरिए, मैं समझता हूं कि उसमें वो सफल हैं, और ये हमारे लिए चिंता का विषय है। हमें इसका तोड़ ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये अब
वो मामूली किस्म का ये टेररिस्ट एक्ट नहीं है। ये बहुत ही हमारे देश की रक्षा का एक बड़ा सेंटर है वो, वहां पे हमारे बीएसएफ का एक बड़ा मरकज वहां पे मौजूद है, और जाहिर है कि वो रास्ता भी है जो दोनों देशों के बीच में एक सौहार्द का और एक दोस्ती का वातावरण पैदा करने की कोशिश उस रास्ते से हो रही थी। ट्रेड का जो अभी बताया गया कि ट्रेड भी उसे प्रभावित हुआ है। तो मैं समझता हूं कि हमें इन तमाम पहलुओं पर गौर करते हुए न सिर्फ उस बॉर्डर पे, बाघा बॉर्डर पे, अटारी बॉर्डर पे, बल्कि अपने तमाम बॉर्डर्स के उन तमाम अहम पॉइंट्स पे जहां जहां हमें इस तरह के खतरे हैं, हमें वहां पे अपनी सुरक्षा को और ज्यादा सुदृढ़ करना चाहिए और मजबूत करना चाहिए। और ये एक और तरीका हो सकता है कि वो शायद आईएसआई की ये कोशिश हो, जैसा कि पुष्पेंद्र जी ने बताया कि मुमकिन है कि उधर सीज फायर का उल्लंघन जो हो रहा था वो जरा कम हो गया है इधर, और जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा था उधर से उस पर भी काफी रोक लगा है और काफी हद तक हम उसमें सफल हुए उसको रोकने में। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ध्यान को भी बटाने के लिए, ताकि हम इधर उधर अपने ध्यान को बटा करके, इसलिए हमें कश्मीर के बॉर्डर पर भी उतने ही क्या प्रिवेंटिव कदम वाजपेयी साहब आपके से देख रहे हैं? क्या कुछ प्रिवेंटिव कदम आपको, फाइनल कमेंट आपकी तरफ से वाजपेयी साहब, क्या कुछ देख रहे हैं आप, क्या कुछ करना चाहिए हिंदुस्तान को इस घटना के बाद? ये घटनाक्रम एक चिंता का विषय तो है ही, जिस ढंग से पाकिस्तान को सपोर्ट मिल रहा है, चाहे वो अमेरिका से हो, चीन से हो, मटेरियल के रूप में और सपोर्ट के रूप में, उधर अफगानिस्तान से अमेरिका की और नेटो की सेनाएं जा रही वापस, तालिबान वहां क्या करेंगे, किस प्रकार से वापस आएंगे इस बॉर्डर पर, क्योंकि वहां बॉर्डर तो कोई रह नहीं जाएगा इस प्रकार के जिसकी सुरक्षा करेंगे वो। तो सारा जोर जो है वो हमारे भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर ही केंद्रित हो जाएगा, इसलिए एक चिंता का विषय। और दूसरा ये है कि फिर कोई सरकार, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार नहीं रहेगी वहां पे, वो मतलब आर्मी और आईएसआई का वहां शासन होगा। जिस ढंग से ये घटनाएं घट रही हैं और जिस ढंग से पाकिस्तान के जो सरकार है वो बिल्कुल शांत है, कहीं पर कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। एक और जो आपने बताया कि हमारी तरफ बहुत कम लोग थे, वहां बहुत ज्यादा आ गए आज इसमें बॉर्डर पे। 3 दिन के शोक की घोषणा की गई थी, आखिरी समय तक इन्होंने हमारी सेनाओं को नहीं बताया कि ये अब शोक नहीं मनाया जाएगा, और इस तरह से उनके यहाँ जो लोग थे वो सब आ गए। हमारे यहाँ हम लोगों ने बड़ी मतलब ईमानदारी से उसका पालन किया कि भाई पड़ोसी देश है। पर ये वाजपेयी जी जो आपने बात कही, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा करती है कि जिधर के लोग मरे वो शोक नहीं मना रहे हैं। चले फिलहाल इस कार्यक्रम को है इसमें भारत सरकार ने बाकायदा पाकिस्तान की मदद के लिए आज की रिट्रीट की है, क्योंकि भारत को भी लगता था कि ऐसे में अगर ये बंद करेंगे तो मैसेज ये जाएगा कि डर गए हैं। ये बात अलग है कि भारत की तरफ से निश्चित रूप से इस पूरे मामले पे सतर्क रहने की आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया वाजपेयी साहब आपका, अनीस दुरानी साहब आपका, अनवर पाशा साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, धर्मानी साहब आपका भी, पुष्पेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। घटना चक्र में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जय टीवी। नमस्कार।